हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ पाई, बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और टाइम का शेड्यूल भी थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हो गया था, पर देखिए अब से रेगुलर आती रहेंगी। तो देखिएगा, मैं पहले आपको बता दूं कि यूक्लिड था कौन। एक्चुअली क्या हो गया, बहुत टाइम पहले, ठीक है ना, मतलब BCs में एक मैथमेटिशियन हुआ जो इजिप्ट का रहने वाला था बेसिकली ये। और हमने कई सारे जो है टर्म्स दिए, कई सारे डेफिनेशंस दिए, कई सारे एलिमेंट्स के इसने बारे में हमको बताया, ठीक है ना। और इसी के जितने भी फंडामेंटल्स थे उनके बेसिस पर जिस ज्योमेट्री का इन्वेंशन किया गया, जो ज्योमेट्री बनाई गई, उसी को हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से जाना करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक बात और है कि ऐसा नहीं कि इनसे पहले जो डेफिनेशंस इसने दी थी, है ना, या जो बातें इन्होंने बताई थी, ऐसा नहीं है कि इनसे पहले किसी ने उन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं किया था, बस उन चीज़ों को लिखा नहीं गया, ठीक है ना। और इन्होंने उन सारी चीज़ों को एक जगह पर समराइज़ किया हुआ है। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हुआ कि यूक्लिड ने हमें जो डेफिनेशंस दी थी, उन डेफिनेशंस को उन्होंने एक टर्म मतलब एक स्पेशल टर्म नेम दिया इसका, उन्होंने बोला इसको एलिमेंट्स, ठीक है। जो कुछ टर्म्स थे ऐसे जिनकी डेफिनेशंस उन्होंने हमें दी थी, उन डेफिनेशंस को इन्होंने एलिमेंट्स नाम दिया। तो ये डेफिनेशन से सारी हैं कि जैसे कि पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज़ द पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट, है ना, मतलब पॉइंट एक ऐसा डायमेंशन है, जैसे बोला ना छोटा सा पॉइंट जो बना देते हैं, तो पॉइंट जो होता है एक ऐसा डायमेंशन होता है जिसका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज़ यूज टू लोकेट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर थिंग। ये किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर पर्टिकुलर चीज़ को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं, आप इसका डिवीजन नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर लिखी गई है, इट हैज़ नो पार्ट, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। मतलब ये कहने का कि आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, इसके डायमेंशंस को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद देखिए लाइन क्या होती है, लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, हालांकि हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है लाइन के बारे में, तो जो लाइन होता है वो एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, ऐसी लेंथ होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसके दोनों साइड पर एरोज़ लगाए जाते हैं, हमेशा इस तरीके से एरोज़ लगाए जाते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं एरोज़ कि आप इसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ तक फिक्स नहीं है, यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आप इसे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए दोनों साइड इसके एरो लगा दिए जाते हैं। अगर बोला जाए कि लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि ब्रेथलेस लेंथ होती है और इसकी कोई भी पर्टिकुलर लेंथ मतलब पर्टिकुलर लिमिटेड लेंथ नहीं होती। इट कैन बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स एनी पॉइंट, आप इसे किसी भी पॉइंट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस साइड कहीं कोई पॉइंट है A, यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट है B, तो अगर आप लाइन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए A लिखा जाएगा, B लिखा जाएगा, और ऊपर जो लाइन वाली जो शेप है इसी तरीके से इसको ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है ना। ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशन हैं इनकी। इसके बाद देखिएगा, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन का जो एंड होता है, मतलब कहीं भी जाकर जो एंड होगा, वैसे तो लाइन कितना भी एक्सटेंड हो सकती है, बट कहीं ना कहीं तो उसका कहीं जाके एंड अगर मान लो कर भी लेते हैं, तो उसका एंड जो होता है हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है, ठीक है ना। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन के जो एंड्स होते हैं वो हमेशा पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, और देखिएगा, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि कई सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना, कई सारे पॉइंट्स। तो जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन इन सारे पॉइंट्स पर से पास होती हुई चली जाती हैं, ठीक है ना। यही कहना चाह रहे हैं कि जो लाइन होती है वो उसके ऊपर कई सारे पॉइंट्स होते हैं, जिन सारे पॉइंट्स को कंपोजिट करते हुए वो उनके ऊपर से पास होती हुई चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, देखिएगा, अ स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। जो लाइन होती है वो अपने ऊपर जितने जो भी पॉइंट्स उसके ऊपर प्रेजेंट हैं उनके थ्रू उसे पास आउट किया जाता है, उनके थ्रू वो पास हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, और देखिएगा, सरफेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। अ सरफेस इज़ दैट विच इज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। इसकी हाइट नहीं होती है, ठीक है ना। मतलब जो सरफेस होता है वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ शामिल होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने कमरे का फ्लोर, अपने कमरे की दीवार, अपने कमरे की सीलिंग, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो जो है सरफेसेस के एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर सिर्फ लेंथ होते हैं और ब्रेथ होती है, इसमें हाइट इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। और देखिएगा, द नंबर 6th वन, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। ठीक है, कोई भी सरफेस, जैसे मान लिया आपका रूम का फ्लोर है, तो रूम का जो फ्लोर है उसकी जो एजेस हैं, मतलब कि जो दीवार की किनारियाँ हैं, जो दीवार की
जो बॉर्डर हैं जहाँ पर आपका फ्लोर मीट कर रहा है तो एजेस हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कोई जो सरफेस होता है उसका जो एंड जहाँ पर होता है वो हमेशा एक एज पर उसका एंड होता है ना, एज, एक किनारी पर उसका हमेशा जो एंड होता है वो एक एज होती है, ठीक है ना, किसी भी सरफेस का। और देखिएगा, अब प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द सरफेस स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। देखिए मैंने पीछे बात की थी कि जो लाइन होती है वो पॉइंट्स के थ्रू पास होती है और जो सरफेस होता है वो लाइंस के थ्रू पास होता है। एक प्लेन सरफेस जो होता है दैट इज़ बाउंडेड बाय डिफरेंट लाइंस प्रेजेंट ऑन इट। एक पर्टिकुलर लाइंस का एक ग्रुप है, उन सारे लाइंस के ऊपर से पास होने वाला जो सरफेस है उसे प्लेन सरफेस कहा जाता है, ठीक है। जैसे पॉइंट्स के ऊपर से जो पास होती चली जाती है वो लाइन कहलाती है, लाइंस के ऊपर से पास होता चला जाता है उसे प्लेन सरफेस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये टर्म्स, ये कुछ डेफिनेशंस उन्होंने दी हैं जिन्हें उन्होंने एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ था। तो अच्छे से समझिए, अच्छे से करिए कि एलिमेंट्स होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या होते हैं। अच्छा, एक और बात, और भी कुछ डेफिनेशंस हैं वो आगे एक्सरसाइजेज में आएंगी, तो हाल फिलहाल इतना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अच्छा, एक बात और देखिए, यूक्लिड ने जो अपने थ्योरी दी थी, मतलब अपनी जो ज्योमेट्री दी थी, उसमें उन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए। एक्सियम्स बेसिकली ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। थ्योरम को आपको प्रूव करना होता है बट एक्सियम्स को प्रूव नहीं करना होता है, ठीक है ना। बस स्टेटमेंट्स होते हैं, बस आपको समझना होता है कि क्या मीनिंग है इनका कहने का, ठीक है ना। एक और टर्म होता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होते हैं कि उनकी हेल्प से आप थ्योरम को प्रूव कर सकते हो, है ना। जो पोस्टुलेट्स होते हैं उनको प्रूव करने के लिए, थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको पोस्टुलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सियम को प्रूव नहीं करना होता है, ठीक है ना। और जो एक्सियम्स हैं वो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक। चलिए, अच्छा, पोस्टुलेट भी स्टेटमेंट्स हैं बट उनको यूज़ किया जाता है थ्योरम को प्रूव करने के लिए, बट एक्सियम को कहीं बेसिकली ऐसा यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। वो कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसे हम यूज़ तो करेंगे बट थ्योरम को प्रूव करने में नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 3 टर्म्स हो गए, एक्सियम, पोस्टुलेट एंड थ्योरम। एक्सियम आर जस्ट स्टेटमेंट्स, postulates are those terms which are statements and also used for proving theorems, जो थ्योरम को प्रूव करने में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंड थ्योरम्स वो स्टेटमेंट्स हैं जिनको प्रूव किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यूक्लिड के एक्सियम के बारे में। तो यूक्लिड ने अपने बेसिकली 7 एक्सियम्स दिए हुए थे। हालांकि इसमें कोई भी एक्सियम ऐसा नहीं है जो आपकी लिमिट के बाहर हो या आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो, बट उन्होंने इसे वर्ड्स में लिख दिया है और इससे ज़्यादा कुछ ऐसा खास मैटर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा ज़रा, फर्स्ट वन, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। देखिए, जैसे हमारे पास 3 पर्सन हैं, राम की एज श्याम की एज के इक्वल है ना। राम, श्याम, एक और मान लेते हैं मोहन। राम की एज श्याम की एज के इक्वल है और श्याम की एज मोहन की एज के इक्वल है। मैंने क्या बोला, राम की जो एज है वो श्याम की एज के इक्वल है और जो श्याम की एज है वो मोहन की एज के इक्वल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो राम है और जो मोहन है उन दोनों की एजेस भी तो आपस में इक्वल होंगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं हम लोग, कि जैसे मान लीजिए x की वैल्यू y के इक्वल है और y की वैल्यू z के इक्वल है, तो वैसी बात है कि x और z की तो इक्वल होंगे, सही बात है नहीं। तो बस यही जो पहला एग्जाम है यूक्लिड का, वो यही स्टेटमेंट देता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। कुछ है दो मतलब ऐसी चीज़ें जो कि सेम चीज़ के इक्वल है वो आपस में भी इक्वल होती हैं। ये पहला यूक्लिड का एग्जाम है। सेकंड में देखिएगा, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। आप होल्स के प्लेस पर रिजल्ट्स भी कह सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। मैं समझाता हूँ क्या कह रहे हैं। देखिए, 4 के इक्वल होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑलरेडी इक्वल है। अगर मैं दोनों साइड 2 प्लस कर दूँ, दोनों साइड अगर मैं 2 प्लस कर देता हूँ तो 4 + 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 6 और इस साइड करेंगे 4 + 2 तो भी आपको मिलेगा 6। मतलब ये कहने का कि अभी भी तो रिजल्ट सेम निकल कर आया, क्योंकि हमने दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दिया था, यानी दोनों साइड हमने 2 ऐड कर दिया था तो भी रिजल्ट सेम निकल कर आया। तो यही स्टेटमेंट है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, या फिर द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। अगर आप इक्वल चीज़ों में इक्वल नंबर्स ऐड कर दो, इक्वल टर्म्स ऐड कर दो, तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एक उल्टा भी हो सकता है, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। समझाता हूँ, देखिए कैसे। अभी पीछे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 के इक्वल है, आप दोनों साइड से 3 माइनस कर दीजिए, सेम नंबर माइनस कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा 4 - 3 और इधर हो जाएगा 4 - 3। आप 4 - 3 करेंगे 1 और इधर भी 4 - 3 करेंगे 1, वापस से सेम नंबर आया निकल कर, क्योंकि हमने इक्वल नंबर्स में से इक्वल नंबर को ही माइनस किया था, ठीक है। तो वापस से भी स्टेटमेंट, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल, या फिर द रिजल्ट्स आर ऑल्सो इक्वल, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा,
थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखिए कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी को टोटली कवर कर लेना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से टोटली कवर हो जाना, है ना। ज़रा सा ना तो पहली वाली चीज़ बाहर निकलनी चाहिए इधर उधर, ना ही दूसरी वाली चीज़ बाहर निकलनी चाहिए इधर उधर। मतलब कहने का टोटली वो उसको कवर कर ले, टोटली, है ना ज़रा सा नीचे वाला दिखे, ना ज़रा सा ऊपर वाला दिखे, तो इसे कहा जाता है कोइंसाइड करना। ठीक है, तो दो चीज़ें एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड मतलब कहने का कि ना तो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है ना, एक और सर्कल बनाया गया ऐसा ही जो इसको पूरी तरीके से कवर कर लेता है, ना तो नीचे से नीचे वाले सर्कल का कोई पार्ट दिखता है, ना ही ऊपर वाले सर्कल का कोई पार्ट दिखता है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि ये दोनों बॉडीज़ जो वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, और ये चीज़ तभी पॉसिबल होती है व्हेन दे आर इक्वल टू वन अनदर, जब वो आपस में इक्वल हों। ठीक है, द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, और देखिएगा द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, ये बहुत लॉजिकल सी बात है। देखिए आपके पास बहुत सारे केक्स हैं, आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, है ना। मान लीजिए 4 हिस्सों में डिवाइड किया और 4 भाइयों ने मिलकर उसको खाया, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चारों के जो हिस्से हैं वो होल जो था टोटल उससे तो कम ही कम है ना, तभी तो उसका डिवीजन हो पा रहा है। ये कहना चाह रहे हैं द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, कि किसी बॉडी का जो होल पार्ट होता है वो उसके एक पर्टिकुलर पार्ट से ज़्यादा होता है, ऑब्वियस है। तो ठीक है, चलिए और देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 4 हमारा 4 के इक्वल है, वापस से मैंने 4 का एग्जांपल ले लिया। अगर मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस साइड भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 ज़ार 8 आएगा इस साइड, और इस साइड भी 8 निकल कर आएगा। मतलब ये कहने का कि अगर कोई दो टर्म्स इक्वल हैं और आप उन दोनों का डबल डबल कर दीजिए, तो जो नंबर्स आएंगे वो भी आपस में सेम ही आएंगे। एग्रीड। देखिएगा थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और एग्जांपल फिर से 4 लेता हूँ मैं। 4 हमारा 4 के इक्वल है, मैं दोनों तरफ हाफ़ कर देता हूँ, मतलब 4 का हाफ़ कर दिया और इस साइड भी हमने 4 का हाफ़ कर दिया। अगर आप 4 का हाफ़ करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और इस साइड भी आ जाएगा आपके पास 2। तो आप देख सकते हैं जो इक्वल चीज़ें थीं उनका हमने हाफ़ किया तो इक्वल निकल कर आया। मतलब ये कहने का द हाफ ऑफ द इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल, द हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा देखिएगा यूक्लिड की जो 7 एक्सियम्स थे उसके अलावा उन्होंने एक एक्सियम और दिया, ऐसे एक्सियम नंबर 5.1 नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, एक्सियम नंबर 5.1 कुछ ऐसा खास मैटर नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल टाइप है। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट, हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ये 2 हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, तो डेफिनेटली एक यूनिक लाइन होगी जो इन दोनों से पास होगी। मतलब ये कहने का सिर्फ एक ही लाइन ऐसी बन सकती है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई चली जाएगी। आप इसके अलावा कोई और लाइन नहीं बना सकते जो कि 2 पॉइंट से पास हो। देखिए समराइज़ करके मैं आपको एक बात कहूँ, ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अगर हमको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उनसे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते 2 पॉइंट से। ठीक है ना, चलिए ये था इसके कहने का मतलब। दिस इज़ एग्जाम नंबर 5.1। तो हमने पीछे एग्जाम्स कर लिए सारे के सारे, अब पढ़ने वाले हैं पोस्टुलेट्स। ठीक है ना, जो कि यूक्लिड ने दिए थे पोस्टुलेट्स। नंबर 1 देखिएगा, पोस्टुलेट क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब ये कहने का कि देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट कहीं कोई पाकिस्तान में है ना, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में कहीं भी है, तो आप इन दोनों से पास होते हुए एक लाइन ज़रूर बना सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। देखिए मेरे तो ऐसी बनेगी थोड़ी जिगजैग टाइप, क्योंकि मैं तो इसके लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि 2 पॉइंट्स कहीं भी प्रेजेंट हैं, कहीं भी प्रेजेंट है, एक कहीं है दूसरा कहीं भी है, तो आप जो है भाई भले यूनिवर्स में हैं वो दोनों बहुत सारे लाइट ईयर्स की डिस्टेंस पर हैं वो, ठीक है, तो भी आप उन दोनों से पास होते हुए एक लाइन ज़रूर बना सकते हैं। जो यूक्लिड का जो पहला पोस्टुलेट है वो यही है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक, एनी शब्द का ध्यान रखिएगा, एनी वर्ड का मतलब क्या हुआ कहने का। अच्छा और देखिएगा इसके बाद है पोस्टुलेट नंबर 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं जो लाइन हुआ करती है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पहले जो लाइन थी यहाँ तक लिमिटेड थी, इन 2 जगह पर वो लिमिटेड थी। अब क्या हुआ कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइन की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका एंड पॉइंट नहीं होता, आप इसे कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं।
तो यही बात है कि ये टर्मिनेटेड लाइन थी, ये रुकी हुई थी थोड़ी देर के लिए, और आप अगर चाहते हैं तो आप इसे आगे कितना भी बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, आप उसे इनफाइनाइट तक आगे बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनिटली आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी लिमिट के, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा पोस्टुलेट नंबर 3 क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, आप कितना भी बड़ा एक सर्कल बना सकते हैं। एक्चुअली फ्री हैंडली सर्कल नहीं बनता है, फ्री हैंडली सर्कल तो खैर कहीं बन ही नहीं पाता, तो आप कितना भी बड़ा सर्कल बना सकते हैं, मतलब कितनी भी रेडियस का और किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर आप कितना भी बड़ा सर्कल फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप फ्लोर पर बनाइए, अगर फ्लोर नहीं है, छोटा पड़ गया फ्लोर, तो आप आंगन में बना लीजिए, आंगन छोटा पड़ गया तो आप सड़क पे बनाइए, सड़क अगर छोटी पड़ जाती है तो एक पूरे शहर में बना लीजिए, शहर छोटा पड़ जाता है तो आप एक कंट्री में बना लीजिए, पूरी कंट्री के साइज़ का, है ना। कंट्री छोटी पड़ जाती है तो आप पूरी अर्थ के साइज़ का बना लीजिए, और वो छोटी पड़ जाती है तो यूनिवर्स में बना लीजिए। मतलब ये कहने का कि आपके पास बस ये है कहने का कि आपके पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इतना बड़ा सर्कल बना पाएँ। हालांकि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस इनके कहने का मतलब ये था कि सर्कल किसी भी रेडियस का किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए और देखिएगा, अच्छा आपको याद होगा राइट एंगल, आपको याद होगा कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने 2 एंगल बनाए, मतलब दोनों राइट एंगल बनाए, तो वैसी बात पहला वाला भी 90 डिग्री का होगा, दूसरा वाला भी 90 डिग्री का होगा, दोनों सेम होंगे। तो ये बात इन्होंने बस वर्ड्स में लिख दी, पता नहीं क्यों लिखी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऑब्वियस सी बात है भाई, है ना। 2 राइट एंगल तो हमेशा आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। चलिए इसके बाद देखिए कुछ ऐसी ही थोड़ा मजाक वाली बात, पोस्टुलेट नंबर 5 क्या होती है।